औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद सुहेल अंस, लेक्चरर ऑफ फिजिक्स, एस्पायर कॉलेज, खानेवाल कैंपस। बच्चे मेरे जो इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है वो आपने जो ऑनलाइन लेक्चर्स लिए हैं उन लेक्चर्स को मज़ीद आपकी आसानी के लिए एलोबरेट करना है ताकि आप उसको समझने में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। तो इस लेक्चर के अंदर बच्चे मैं हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको दोबारा रिवाइज करूँगा ताकि आप आर्टिकल दोबारा पढ़ें, जब उसको बुक से रीडिंग करें तो आपको समझ आ जाए। इस लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चे मेरे पास वो हैं हाउ टू अप्लाई द गॉसेस लॉ, बिकॉज हम लोग पहले गॉसेस लॉ को पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोगों ने गॉसियन सरफेस को भी ड्रॉ किया था। फिर हम इसी में कैलकुलेट करेंगे गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करते हुए ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करेंगे ऑफ अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करेंगे ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। हम ये 3 टॉपिक जो हैं वो इस हमारे लेक्चर के अंदर वो हम कवर करेंगे। तो बच्चे सबसे पहला क्वेश्चन गॉसेस लॉ जब ज़हन में आता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो जहन में आता है बच्चों के वो ये है कि हाउ टू अप्लाई द गॉसेस लॉ। हम गॉसेस लॉ को अप्लाई कैसे करेंगे? तो उसके लिए बेसिकली बच्चे 4 स्टेप हैं, इन 4 स्टेप को फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह फॉलो करते हुए हम लोग अपने आर्टिकल्स को सॉल्व करेंगे और आसानी से आपको वो आर्टिकल्स याद भी हो जाएंगे। तो ज़रा फोकस कीजिएगा। सबसे पहला काम क्या करना होता है, हम लोगों ने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होता है। और आपको बताया था जो गॉसियन सरफेस होता है बच्चे वो क्लोज्ड सरफेस होता है। अगर ओपन सरफेस है तो वहाँ पर हम क्लोज सरफेस को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर क्लोज सरफेस भी है तब भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम करने के लिए या गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना है। दूसरे में हम लोगों ने क्या करना है बच्चे, अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज मालूम करनी है जो उस गॉसियन सरफेस के अंदर मौजूद है। यानी कि उस गॉसियन सरफेस के बाहर वाली, यानी कि सपोज करेंगे ये मेरे भाई गॉसियन सरफेस मेरा है, ठीक है, इसके बाहर वाला चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, जो भी चार्ज होगा वो इसके अंदर वाला कंट्रीब्यूट करेगा। तीसरे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टोटल फ्लक्स मालूम करते हैं कि जिस गॉसियन सरफेस में से जो टोटल फ्लक्स बाहर आ रहा है वो हमने मालूम करना है। एंड में हम लोग अप्लाई करते हैं गॉसेस लॉ। हमारी जो मेन आर्टिकल जो हमारा पहला पॉइंट है बच्चे, पहला जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोगों ने गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है और अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P इनसाइड द हालो चार्ज। लफ्ज़ है बच्चे हालो, मीन ऐसी चीज़ जो अंदर से खाली है और साथ क्या है वो चार्ज भी है। इसका मतलब है कि वो चार्ज तो होगा, फिर कहीं ना कहीं तो चार्ज होना चाहिए। अगर वो अंदर से खाली है तो जो चार्ज होगा वो बाहर स्फीयर के ऊपर मौजूद होगा, स्फीयर के सरफेस के ऊपर मौजूद होगा। ठीक, इसी को हम कंडक्टिंग स्फीयर का नाम भी देते हैं। इसको एक टॉपिक के एंड में हम लोग थोड़ा सा मजीद डिस्कस भी करेंगे। तो बच्चे हम लोगों ने ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है और करनी कहाँ पर है, इनसाइड। अगर कहा जाता कि नहीं इनसाइड नहीं मालूम करनी है, आउटसाइड मालूम करनी है, तो फिर हम जो गॉसियन सरफेस से हम बाहर ड्रॉ करते। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है इनसाइड, तो हम अपना जो गॉसियन सरफेस है वो स्फीयर के अंदर ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने ब्लू मार्कर से गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया और ये गॉसियन सरफेस इस स्फीयर की शक्ल का ही है और इसका सेंटर और इसका सेंटर सेम है, तो उसको बोलते हैं कोसेंट्रिक स्फीयर। ऐसे स्फीयर्स जिनके रेडियस तो डिफरेंट है लेकिन सेंटर सेम है। आप देख सकते हो अंदर वाले स्फीयर का रेडियस r' और बाहर वाले का r, और r' इज लेसर देन r, इसका मतलब हम अंदर मौजूद हैं। अब ये स्फीयर क्या है हमारे पास बच्चे, ये हालो स्फीयर है, हालो चार्ज स्फीयर है, यानी कि अंदर चार्ज मौजूद नहीं है। सो अगर मैं यहाँ पर बेसिक इक्वेशन को इस्तेमाल करता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट विल बी इक्वल टू Q/ε0। गॉसेस लॉ को हम यूज करते हैं। यहाँ पर Q किसके बराबर है बच्चे, वो बराबर है 0 के। ये वाला चार्ज फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा क्योंकि ये गॉसियन सरफेस नहीं है, ये वाला गॉसियन सरफेस है। चार्ज वही लेना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। दूसरा स्टेप देखें, फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। चार्ज वही लेना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, और गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या है, वो 0 है। इस वाली वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0/ε0 एंड इट विल बी इक्वल टू 0। वी आल्सो नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज इक्वल टू E इंटू A। ये होता है, यहाँ पर मैं इसकी डॉट प्रोडक्ट फॉर्म नहीं यूज कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ तो मैंने इसको डायरेक्ट E इंटू A लिख दिया। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया जो फ्लक्स है वो क्या है, 0 है, इट विल बी इक्वल टू E इंटू A।
अब आपको पता है बच्चे कि जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हों और आंसर क्या आ रहा हो उसका 0, तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है या एरिया 0 है। अब ये स्फेयर है तो ज़ाहिरी बात है बच्चे, स्फेयर का एरिया होता है, लाजमी बात है होता है, तो एरिया तो 0 नहीं हो सकता, A इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो 0 होगी। ठीक है, यानी कि इसके अंदर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो इस रीजन को हम नाम देते हैं 0 फील्ड रीजन, 0 फील्ड रीजन। बच्चे इसके जो इस आर्टिकल का जो रिजल्ट है, इसके दो मेन पॉइंट्स बनते हैं फिजिकली जो आपको पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट बातें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि जो चार्ज होता है, चार्ज इन अ कंडक्टर, चार्ज इन अ कंडक्टर रिजाइड ऑन द सरफेस, कि कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होता है वो हमेशा उसके सरफेस पर होता है, यहाँ पर मौजूद होता है। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात पता लगती है, अभी हम लोगों ने किया है कि इस कंडक्टर, आपको मैंने कहा था कि ये हालो चार्ज है, इसको कंडक्टिंग स्फीयर भी बोल सकते हैं। इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। तो दूसरी बात क्या पता लगती है, इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो अप्रॉक्सीमेटली 0 होती है। पूरी 0 नहीं होती, लेकिन उसको हम कह सकते हैं वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वहाँ पर क्या होती है, वो 0 होती है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, सर हम लोगों ने ये एप्लीकेशन की, क्या ये प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पर इस्तेमाल होता है? जी बच्चे, एक साइंटिस्ट का नाम था फैराडे, उसने बनाया था फैराडे केज। इस फैराडे केज के अंदर कोई भी अपरेटस अगर रख दिया जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से महफूज रहता है, यानी कि अपरेटस इनक्लोज्ड इन अ मेटल केज इज शील्डेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास क्या एक शील्ड है, इसके अंदर अपरेटस रख दोगे तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी असर नहीं होगा, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो इसकी ये जो हमारे पास एप्लीकेशन है कि इस यहाँ पर हम इसको फैराडे केज में क्या करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, अपरेटस इनक्लोज इन अ मेटल केज इज शील्डेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चे अब हम लोग गॉसेस लॉ की दूसरी एप्लीकेशन पर जाते हैं। वो हमारे पास क्या है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू इनफाइनाइट, इंपॉर्टेंट लफ्ज है बच्चे, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब लफ्ज है बच्चे प्लेन, आपको पता है कि प्लेन कौन सा होता है, वो 2 डायमेंशनल सरफेस होता है। और जो प्लेन होता है बच्चे, उसका वॉल्यूम नहीं हम लेते हैं उसका एरिया, बिकॉज आपको पता है कि एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसका भी यूनिट मीटर, इसका भी यूनिट मीटर से मल्टीप्लाई होगा मीटर स्क्वायर, और एरिया का यूनिट भी क्या होता है, वो भी मीटर स्क्वायर होता है। अच्छा बच्चे, इससे पहले आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है, व्हाट इज चार्ज डेंसिटी। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास ये दो शेप्स हैं, एक शेप का नाम हम A रख देते हैं और एक का नाम हम B रख देते हैं। ये आपको लग रहा होगा कि थोड़ी सी डिफरेंट शेप्स हैं, लेकिन ये दोनों सेम साइज की शेप्स हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछता हूँ कि मुझे बताइएगा किस में चार्ज ज़्यादा है, शेप A में या शेप B में? तो आप इसको देख के बताओगे सर शेप B में चार्ज के अमाउंट क्या है, वो ज़्यादा है। तो फिर मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर चार्ज की जो डेंसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। अब चार्ज कौन सा होता है बच्चे, वो किसी लेंथ पर भी हो सकता है, ठीक है, और किसी चीज़ के ऊपर यानी कि सरफेस के ऊपर भी मौजूद हो सकता है। जैसे कि आप घर में कोई प्लेट लें, उस प्लेट के ऊपर आपने कोई ऑइंटमेंट, मरहम जैसी कोई चीज़ ऊपर अपने रख दी,
तो वो जो मरहम आपने उसके ऊपर रखा है वो बिल्कुल उसके ऊपर मौजूद है, तो वो उसकी उस मरहम की डेंसिटी हो जाएगी, जिसको बढ़ा भी सकते हो और इसको आप कम भी कर सकते हो, अमाउंट अगर आप उसकी कम भी ज़्यादा करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था बच्चे, चार्ज डेंसिटी का। तो क्या बना उस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक, चार्ज डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम। हमारे जो कोर्स में है जस्ट वो एक है, चार्ज डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। हमने जस्ट इसको यूज़ करना है, ये हमारे कोर्स के स्कोप से बिहाइंड है, ये हमने यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने यूज़ करना है चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस। तो इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या लिखे डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया मेजर्ड इन कॉलम्स पर स्क्वायर मीटर। ये कॉलम्स पर स्क्वायर मीटर इसका यूनिट है बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया मेजर्ड इन कॉलम्स पर मीटर स्क्वायर एट अ पॉइंट ऑन अ 2 डायमेंशनल सरफेस। जो प्लेट आपको मैंने बताई, सपोज करेंगे आपके पास घर में एक बिल्कुल फ्लैट प्लेट है, तो वो आपके पास 2 डायमेंशनल सरफेस है, उसका आप एरिया मेजर कर सकते हो लेंथ इंटू विड्थ के साथ, अगर वो स्क्वायर प्लेट है ऑन अ 2 डायमेंशनल सरफेस। और 2 डायमेंशनल सरफेस क्या होता है, वो फ्लैट होता है। तो जब आपके पास कोई प्लेन शीट होगी या कोई फ्लैट सरफेस होगा, तो बच्चे उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको डिनोट करते हैं हम लफ्ज़ सिग्मा से, और इसका फॉर्मूला क्या है, चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हम यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए अपने एक आर्टिकल सॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एट अ पॉइंट P ड्यू टू द इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। बच्चे यहाँ पर मैंने एक प्लेन शीट बना ली है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या किया हम लोगों ने, वो सेपरेट किया हुआ है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी को हम लिखेंगे प्लस सिग्मा से। अभी हम लोगों ने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था कि गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, वो अमाउंट ऑफ चार्ज मालूम करना है हमने जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर मौजूद है। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ इसके अंदर भी चार्ज जो है वो मौजूद है। ये जो टोटल चार्ज हम लोगों ने इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है वो मालूम करना है, और हमने इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मालूम करनी है। हमारी कंसिडरेशन क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब इनफाइनाइट चीज़ को यहाँ पर ड्रॉ करना मुश्किल है, तो मैंने उसका एक फाइनाइट पोर्शन ले लिया। अब क्वेश्चन ये है कि सर क्वेश्चन सॉल्व करें इनफाइनाइट के लिए और आपने यहाँ फाइनाइट सॉल्व लिया है, तो क्या क्वेश्चन के रिजल्ट पर कोई फ़र्क पड़ेगा? तो बच्चे ज़रा देखिएगा, मैंने जो पॉइंट लिया है वो शीट के बिल्कुल करीब लिया है, वो डिस्टेंस सपोज करें r है। अब इससे जो r का साइज है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द इनफाइनाइट प्लेन शीट और पॉइंट, ये डिस्टेंस और शीट का जो साइज है, दोनों को अगर कंपेयर करें तो शीट का साइज बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू द साइज बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन शीट एंड द पॉइंट P। सो हम इस शीट को भी इनफाइनाइट बोल सकते हैं रिगार्डिंग दिस पॉइंट P। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है बच्चे, हमें टोटल चार्ज मालूम करना है। टोटल चार्ज मालूम करने के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, सरफेस चार्ज का। सरफेस चार्ज क्या है कि किसी भी सरफेस के ऊपर कितना चार्ज फैला हुआ है। अब ये सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया है। मिसाल के तौर पर मैं इसके पोर्शंस बना लेता हूँ, बहुत स्मॉल पोर्शन बना लेता हूँ, इस तरह करके ये पोर्शन बना लेते हैं। इस पोर्शन के अंदर 4 चार्ज आ रहे हैं, इसमें भी 4 चार्ज आ रहे हैं। इसी के इक्वल साइज के मैं पोर्शंस बना लेता हूँ, ठीक है। वो जो पोर्शन उसके अंदर जो चार्ज होगा वो हमारे पास सिग्मा होगा। अगर हमें टोटल मालूम करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A। Q विल बी इक्वल टू सिग्मा A। ये बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही है कि आप मिसाल के तौर पर आप जाकर 5 कैंडीज लेते हैं, उसकी कीमत 10 रुपये है, तो एक कैंडी की कीमत कितनी होगी, वो 2 रुपये होगी। तो इसी तरह हम लोगों ने टोटल चार्ज की अमाउंट, टोटल चार्ज कौन सा है वो मालूम कर लेना है। तो पहला काम हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। आप लोगों ने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया इन दी फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, इसके इन दी फॉर्म ऑफ सिलेंडर जो शीट के अंदर से पास कर रहा है। दूसरा काम हम लोगों ने टोटल चार्ज मालूम किया।
तीसरा काम हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस जो है वो टोटल फ्लक्स जो है वो हम लोग मालूम करेंगे। अब ज़रा इस गॉसियन सरफेस को देखें, सपोज करें जो गॉसियन सरफेस है वो हमारे पास इस मार्कर की शक्ल का है, ठीक है। इस मार्कर की शक्ल, इस मार्कर को हमने इस शीट के अंदर से पास करवाया है, इमेजिन किया कि इसके अंदर से वो पास कर रहा है। अब ज़रा देखिएगा इसके 3 सेक्शंस हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक कर्व्ड ये बीच वाला। अगर ये इसका सरफेस है, ठीक है, अब अगर मैं इसकी डायरेक्शन लेना चाहता हूँ तो मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो इसका नॉर्मल इधर ड्रॉ होगा, इसका नॉर्मल आउटवर्ड इधर ड्रॉ होगा और इसका नॉर्मल आउटवर्ड इधर ड्रॉ होगा। तो ये एरिया वेक्टर्स हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल होता है E डॉट A, वेयर A इज एरिया वेक्टर, एरिया नहीं एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और जिसकी डायरेक्शन भी होती है, आप लोग इसमें पढ़ चुके हैं। अगर मैं इस सिलेंडर को ऐसे रखता हूँ तो आपको पता लग रहा है कि इस वाले एरिया की डायरेक्शन किधर है बच्चे, इस डायरेक्शन में, तो हम इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर ड्रॉ कर लेते हैं। इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर है बच्चे, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, ये हमने इधर ड्रॉ कर ली। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कर्व्ड सरफेस है इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, इसके डायरेक्शन होगी अपवर्ड साइड पर। अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा, अगर ये एक सरफेस ले रहा हूँ तो इसकी डायरेक्शन ये वाली है, अगर मैं नीचे से ले रहा हूँ तो इसकी डायरेक्शन नीचे वाली होगी। तो बच्चे यहाँ पर अगर इस कर्व्ड सरफेस की बात की जाए तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, वो ऊपर है। ये तो बात होगी एरिया की। और एरिया के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तीनों एरियाज क्या होंगे, वो सेम होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो आपने बता दी, अब हमें इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन किधर होगी। उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए बच्चे अब एक चीज़ को और देखें, ये जो शीट है ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस की जो होती हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। अब यहाँ पर आउटवर्ड डायरेक्शन ये वाली होगी जिसको ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं इसके लिए आपको एक जस्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये मेरे पास एक प्लेन है जो कि 2 एक्सिस से मिलकर बने, एक प्लेन ये आउटवर्ड इधर है और एक प्लेन ये वाला आउटवर्ड इधर है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, प्लेन में है ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी बच्चे, वो ये होगी हमारे पास, ये वाली डायरेक्शन। इधर डायरेक्शन लेंगे हम लोग आउटवर्ड इधर, और यहाँ पर अगर हम लेंगे तो यहाँ पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो इधर आउटवर्ड साइड पर होगी। अब इसके 3 सर्फेसेज हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक कर्व्ड सरफेस और एक हमारे पास क्या है वो राइट हैंड साइड। तो हम टोटल फ्लक्स से मालूम करेंगे तो फ्लक्स ड्यू टू द लेफ्ट हैंड साइड, फ्लक्स ड्यू टू द राइट हैंड साइड एंड फ्लक्स ड्यू टू द कर्व्ड सरफेस, इसको हम यूज करके फ्लक्स मालूम करेंगे। टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू, बच्चे लेफ्ट हैंड साइड फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट A, एरिया वेक्टर की कौन सी साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का, प्लस E डॉट A, एरिया वेक्टर किस साइड का, राइट हैंड साइड का, प्लस E डॉट A, एरिया वेक्टर कौन सी साइड का, कर्व्ड सरफेस का, जो कर्व्ड सरफेस है। इनको हम सॉल्व करते हैं। बच्चे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं, अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं, यहाँ पर देखिएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो एरिया की डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पर थीटा किसके बराबर होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर इसको खोलते हैं, हमारे पास E A कॉज ऑफ थीटा प्लस इनको खोलते हैं E A कॉज ऑफ थीटा। ये हमारे पास कौन सा है बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड का है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का, प्लस E A कॉज ऑफ थीटा। बच्चे लेफ्ट हैंड साइड पे जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का, और आपको पता है cos 0 1 होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वो E A प्लस जो राइट हैंड साइड है वहां पर भी एंगल कितने का बन रहा है, आपको नजर आ रहा है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड फिर बता रहा हूँ नॉर्मल टू द शीट है। ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो मैंने उस नॉर्मल को ऐसे हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ई ए, यहाँ पर हमारे पास ये भी क्या बनेगा बच्चे, ई ए प्लस ई ए, यहाँ पर ये कर्व्ड सरफेस का हमारे पास है, कर्व्ड सरफेस का। अब कर्व्ड सरफेस का देखते हैं,
बच्चे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पर एंगल कितने का बनेगा 90 डिग्री का, और cos 90 क्या होता है 0, तो ये वाली जो टर्म है हमारे पास क्या हो जाएगी, वो 0 के बराबर हो जाएगी। इसको अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, टोटल फ्लक्स 2EA, इक्वेशन नंबर 1 का नाम हम इसको दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर चलें स्टार बोल लेते हैं। अप्लाई द गॉसेस लॉ, चौथे स्टेप के अंदर हम लोग गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं एज गॉसेस लॉ by using गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है बच्चे, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू हम लोगों ने मालूम की थी, Q किसके बराबर है, सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, कंपेयर करते हैं, क्या बनेगा 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये A इस A से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या निकलेगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चे मैग्नीट्यूड है, याद रखिएगा, फिर मैं बता रहा हूँ ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। अगर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है देन क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो जाहिर बात है हम इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, आपको पता है कि बच्चे वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक साथ उसके क्या होती है, एक्स्ट्रा चीज़ होती है, वो डायरेक्शन होती है। हम लोगों ने यहाँ पे आर लिया है, आर का यूनिट वेक्टर आर कैप होगा, तो यह वेक्टर फॉर्म में सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, इस मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे आर यूनिट वेक्टर के। अब बच्चे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आप लोग कहोगे सर अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो वेरी करती है एज अ डिस्टेंस आर, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस का जिक्र तो है नहीं बच्चे, हम इसको डिस्टेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वी नो दैट आर वेक्टर किसके बराबर होता है, आर यूनिट वेक्टर बराबर होता है बच्चे आर वेक्टर ओवर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दें, क्या बनेगा, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2E नॉट आर वेक्टर ओवर आर वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ना होती बल्कि यहाँ पर इस शीट के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो फैला हुआ होता, फिर क्या होता, देन E इज इक्वल विल बी इक्वल टू, जस्ट पॉजिटिव की जगह पर साइन आ जाता माइनस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के लिए और ये हमारे पास किसके लिए हो गया, नेगेटिवली चार्ज प्लेट के लिए। और ये जो आर यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन में होगा जिस डिस्टेंस के ऊपर या जिस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं। मैं समराइज कर देता हूँ, सबसे पहले आपने क्या करना है बच्ची, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने का मकसद क्या होता है, ताकि हमें पता लग जाए कि हम किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है, और वहीं ड्रॉ करना है जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी होती है। फिर हम लोगों ने टोटल चार्ज मालूम करना है, फिर हम लोगों ने टोटल फ्लक्स मालूम करना है। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके हमारे पास एक फार्मूला आ गया, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको वेक्टर फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर ये नेगेटिव फॉर्म है, अगर ये शीट नेगेटिवली चार्ज्ड है तो पॉजिटिव की जगह पर क्या आ जाएगा, वो नेगेटिव आ जाएगा। लास्ट थिंग बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट, इससे पहले हम लोगों ने कंडक्टर को सॉल्व किया था। किसको सॉल्व किया था, कंडक्टर को। लेकिन अब हम लोगों ने जो सॉल्व किया है वो हमारे पास ये जो शीट है वो है नॉन कंडक्टिंग शीट है, और ये नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए भी हम लोग हमारे पास जो रिलेशन निकल आया है, इस रिलेशन को आपने याद रखना है ताकि हम लोग इससे रेलिवेंट जो MCQs होंगे वो इजीली सॉल्व कर सकें। बच्चे अब हमारे पास लास्ट एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है ड्यू टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पॉजिटिव प्लेट ने प्रोड्यूस की और जो नेगेटिव ने प्रोड्यूस की, इन दोनों की वजह से जो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई पॉइंट P है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी वो हम लोगों ने मालूम करनी है बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ। पहले बच्चे आप कुछ बातों को समझ लें कि इसमें एंगल्स कौन सी चीज़ किस चीज़ के साथ क्या एंगल बना रही है। पहली बात,
ये दोनों प्लेट्स कौन सी हैं? वो मेटल प्लेट्स हैं, और एक अपोजिटली, एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है। आपको पता है बोल के ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है और मेटल है, जिसमें अब जब दोनों प्लेट्स को मैं एक दूसरे के करीब लाकर प्लेस करूंगा तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और जो चार्ज होगा वो इनसाइड द प्लेट्स आ जाएगा। मतलब क्या कि इस प्लेट के बाहर आउटसाइड पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इसी तरह इस प्लेट के बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। और हम लोगों ने अभी एक बात और भी पढ़ी थी पहले आर्टिकल के अंदर का, जो कंडक्टर होता है उसके उस पर जो चार्ज होता है वो सरफेस के ऊपर होता है, और अगर चार्ज सरफेस के ऊपर हो तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया हैविंग द यूनिट ऑफ कॉलम्स पर स्क्वायर मीटर। तो ये दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं। अब इलेक्ट्रिकल लाइंस क्या कर रही हैं? पॉजिटिव प्लेट से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव प्लेट पर एंड हो रही है। मिसाल के तौर पर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है। अब अगर आप देखोगे तो जो प्लेट है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है 90 का। तो यहाँ से एक बात पता लगती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और जो प्लेट का सर्फेस है वो एंगल बना रहे हैं कितने डिग्री का? 90 का। यहाँ पर भी एंगल कितने का बनेगा? 90 का। यहाँ पर भी एंगल कितने का बनेगा? 90 का। तो और यहाँ पर भी आ जाए तो यहाँ पर भी एंगल कितने का बचे? 90 डिग्री का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द प्लेट्स एट अपर सरफेस एंड आल्सो एट द बॉटम सरफेस। दूसरी बात ये कि जो चार्ज है वो इनसाइड द प्लेट्स है, तो जाहिर बात है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अंदर वाली पॉजिटिव प्लेट के इनसाइड से स्टार्ट होगी और नेगेटिव प्लेट पर जाकर क्या हो जाएगी? वो एंड हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू देयर साइज। इसकी रीजन है कि ये जो डिस्टेंस d है, सपोज करें d हम ले लेते हैं, ये डिस्टेंस d और जो साइज ऑफ द प्लेट्स उनसे होता है वो बेसिकली बहुत स्मॉल होता है। तो इसी वजह से हम इन प्लेट्स को भी फाइनाइट प्लेन शीट भी कह सकते हैं। बेसिकली हमारे जो बुक की थ्योरी है उसके अंदर भी यही लिखा हुआ कि हम कंसीडर कर रहे हैं दो प्लेट्स हमारे पास हैं और दोनों प्लेट्स की जो एक्सटेंट है, जो हद है वो इनफाइनाइट है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने उसका फाइनाइट पोर्शन जो है वो कंसीडर किया हुआ है। हमने इस पर अप्लाई क्या करना है? हमने इसके ऊपर फिर वही बात होगी कि हम लोगों ने इसके ऊपर गॉसेस लॉ अप्लाई करना है। गॉसेस लॉ अप्लाई करने का जो सबसे पहला काम है वो है गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना। और कहाँ पर ड्रॉ करना है? जहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स, जरा देखिएगा यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मेरा जो गॉसियन सरफेस होगा वो भी यहाँ पर वहाँ पर ही ड्रॉ होगा। तो मैं यहाँ पर एक हॉलो बॉक्स की शक्ल का, ये डॉटेड लाइंस बेसिकली हम इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हमें एक बात याद भी हो जाए, समझ भी आ जाए कि जो गॉसियन सरफेस होता है बच्चे वो इमेजिनरी सरफेस होता है। गॉसियन सरफेस क्या होता है? वो इमेजिनरी सरफेस होता है। ये हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस क्या कर लिया? वो ड्रॉ कर लिया, यानी कि इस शक्ल का गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ये ड्रॉ करी। बेसिकली ये हॉलो बॉक्स है और आपको पता है बच्चे बॉक्स की 6 साइड्स होती हैं। सपोज करेंगे ये मेरे पास एक बॉक्स था, तो अपर हो गया, बॉटम हो गया, लेफ्ट राइट टिक बैक एंड ये फ्रंट वाला हो गया और इसका ये बैक वाला हो गया। हम ड्यू टू सिमेट्री बेसिकली ये वाला बॉक्स होगा। अगर मैं इस वाले बॉक्स का जस्ट फ्रंट वाला हिस्सा लेके यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, अब जरा इस बॉक्स को गौर से देखिएगा, ये इसकी एक साइड ये वाली है बच्चे, एक दिस वन इज, और एक साइड यहाँ पर है। यहाँ पर इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड पर है। चलें लेट्स सपोज करेंगे ये मेरे पास बॉक्स था, इस बॉक्स को मैंने इधर प्लेस कर दिया गॉसियन सरफेस के अंदर, सॉरी प्लेट्स के ऊपर। और थोड़ा स्मार्टली यहाँ पर प्ले करना है आपने कि जो बॉक्स की जो अपर साइड है वो मेटल प्लेट के अंदर रखनी है ताकि इसकी कहानी ही खत्म हो जाए, इसकी वजह से जो फ्लक्स हो वो जीरो हो जाए। बिकॉज आपको पता है इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो वहाँ पर फ्लक्स क्या होगा? वो फिलहाल वो हमारे पास क्या होगा? वो जीरो होगा। और वैसे भी चार्ज जो है वो इनसाइड द प्लेट है, तो इसके बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं होगी, तो वहाँ पर फ्लक्स भी क्या होगा? वो भी जीरो होगा। ये मेरे पास सरफेस है, मैंने इसको ऐसे प्लेस कर दिया। अब बच्चे अगर मैं इस सरफेस के एरिया वेक्टर की बात करूंगा तो मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, वो नॉर्मल इस तरह से आएगा, ये नॉर्मल आएगा, ये इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। इस वाले सरफेस के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली होगी।
अगर मैं इस वाले बॉक्स को लूँ और ये वाला सरफेस कंसीडर करूँ तो इस वाले सरफेस की जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड पर होगी, मेरी तरफ होगी, तो वो हम इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। अगर मैं बॉटम वाले की बात करूं तो बच्चे बॉटम वाले की वजह से जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो डायरेक्शन मैंने ड्रॉ किया वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। अब अगर मैं देखूं इसको करीब से ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पर एंगल बच्चे बन रहा है 90 डिग्री का, यहाँ पर भी एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और यहाँ पर भी एंगल, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों पैरेलल है। यहाँ पर एंगल बन रहा है बच्चे 0 डिग्री का। बेसिकली फ्लक्स जो है वो 6 फेसेस की वजह से आना चाहिए, लेकिन मैंने जस्ट उसका फ्रंट वाला हिस्सा उठा के यहाँ पर प्लेस किया है। तो मैं इसका जो फ्रंट वाला पोर्शन मतलब कि 4 साइड्स हम इसकी वो काउंट करेंगे, इसकी वजह से जो फ्लक्स है वो हम यहाँ पर काउंट करेंगे, बाकी 2 को हम अभी रहने देते हैं। फ्लक्स ड्यू टू अपर सरफेस बच्चे वो अपर साइड इनसाइड द प्लेट है, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। टोटल फ्लक्स हम लोग मालूम कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं बच्चे, आपको पता है फ्लक्स का फार्मूला होता है E A cos ऑफ थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड ये साइड है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड में बात करें, यहाँ पर एंगल बन रहा है बच्चे 90 डिग्री का। फ्लक्स ड्यू टू द राइट हैंड साइड, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो भी बन रहा है हमारे पास बच्चे 90 डिग्री का, और जो बॉटम सरफेस है उसकी वजह से जो फ्लक्स बन रहा है वो 0 डिग्री, जो एंगल बन रहा है वो 0 का है, तो cos 0 हमारे पास ये आ जाएगा बच्चे। cos 90 0 और cos 0 कितना होगा, वो 1 होगा। अगर मैं यहाँ से टोटल फ्लक्स देखूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, 0 + 0 + 0 + E A। तो ये हमारे पास बच्चे आ गया टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, वो E A के बराबर आ गया। अब हम तीसरा स्टेप का, पहले हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, फिर हम लोगों ने टोटल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, फिर हम लोगों ने टोटल चार्ज मालूम किया जो किसके अंदर मौजूद है। ये जो टोटल चार्ज है बच्चे, ये टोटल चार्ज वो है जो गॉसियन सरफेस के अंदर मौजूद है। फिर हम लोगों ने टोटल फ्लक्स मालूम किया। चौथे स्टेप के अंदर बच्चे हम लोग क्या करते हैं, गॉस लॉ इस्तेमाल करते हैं, विच इज गिवन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q की वैल्यू क्या है बच्चे, हमारे पास Q बराबर है σA/ε0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। फिर वही लास्ट वाला काम हम लोगों ने लास्ट में क्या करना है, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास बच्चे ये किसके बराबर है, ये बराबर है E A के बराबर है, और यहाँ पर फाई किसके बराबर है, σA/ε0। या आप ये कह लें कि इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू जो सी वो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। ये इसे कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, σ/ε0। E इज इक्वल टू σ/ε0। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R यूनिट वेक्टर। जितना डिस्टेंस, याद रखिएगा ये जो प्लेट्स हम लोगों ने बनाई है इसकी खासियत है, इस कन्फिग्रेशन की खासियत है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी। मिसाल के तौर पर मैं एक बॉक्स लेता हूँ और यहाँ पर मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया, यहाँ पर आपको पता कितनी लाइंस हैं, यहाँ पर 3। अगर मैं यही वाला बॉक्स ड्रॉ के यहाँ ड्रॉ कर बिल्कुल सेम साइज का ड्रॉ कर देता हूँ, बिल्कुल सेम साइज का, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी क्या है, वो 3 है, यानी कि हर जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिट एरिया में से गुजर रही हैं वो सेम गुजर रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो यूनिफॉर्म है। अब ज़रा बच्चे एक शॉर्ट ट्रिक आपको इस आर्टिकल की मैं बताता हूँ। इससे पहले हम लोगों ने एक आर्टिकल सॉल्व किया था, उस आर्टिकल के अंदर हम लोगों ने सिंगल प्लेन शीट को सॉल्व किया था। उसका फार्मूला क्या था, E इज इक्वल टू σ/2ε0। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से था, ये हमारे पास क्या था, वो नेगेटिव। सपोज करेंगे पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से ये वाला आ गया, और नेगेटिव चार्ज प्लेट की वजह से -σ/2E0 आ गया। अगर मैंने दोनों प्लेट्स की वजह से, इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से और नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल मालूम करनी है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों के मैग्नीट्यूड्स को जमा कर दूंगा। इसका भी मैग्नीट्यूड लूंगा और इसका भी मैग्नीट्यूड लूंगा, तो हमारे पास क्या आएगा, σ/2ε0 प्लस σ/2ε0, बिकॉज आपको पता है -5, अगर इसका मोल लेंगे तो वो 5 के बराबर आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 2ε0
2 सिग्मा, एलसीएम लेके ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये वही रिजल्ट आया जो हम लोगों ने यहाँ पर मालूम किया था। ये आपको एक शॉर्ट एक मेथड जैसे सिखाया है कि अगर आप सिंगल इनफाइनाइट शीट को लेकर सॉल्व करें तब भी आपका आंसर ये निकल सकता है। अब आपने जैसे काम करना है, कंपैरिजन करना है कि किस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, जब 2 प्लेट्स को एक साथ यूज़ किया या हम लोगों ने सिंगल प्लेट को हमने यूज़ किया था। और आप अपने जो आंसर्स है वो मुझे एज अ क्यूरी कमेंट्स में बता सकते हैं इन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। थैंक यू बच्चों।